भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी का जाना एक ऐसे समय हुआ है जबकि देश में जो मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के वो जिम्मेदार लोग हैं, वो एक एक करके हमारे बीच से विदा होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जाना और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जाना एक राष्ट्र के लिए एक ऐसा झटका है जिससे उबरने में वक्त लगेगा। यूँ हम कह सकते हैं कि आयु उनकी इतनी अधिक थी कि अब कोई सक्रिय पारी की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन जब घर में कुछ बुजुर्ग आपके सलामत होते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की उम्मीद बराबर बनी रहती है। प्रणब मुखर्जी इस देश में की राजनीति में तब क्षितिज पर अवतरित हुए, प्रकट हुए, जब देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच पड़े हुए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि 1979 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने दम पर पार्टी एक तरह से खड़ी की थी और धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इतने ताकतवर हो गए कि वो उनकी स्थिति नंबर 2 की हो गई और अक्सर कैबिनेट की जो बैठकें हैं जब इंदिरा जी नहीं होती थी तो प्रणब मुखर्जी लेते थे। शायद वो ऐसे अकेले मंत्री या राजनेता हैं जिन्होंने वित्त, वाणिज्य, रक्षा और विदेश ये मंत्रालय बखूबी संभाले। न केवल बखूबी संभाले, उनके दामन पर कभी दाग इस तरह का नहीं आया। एकमात्र अवसर आया था जब वो विवादों में रहे और वो अवसर तब था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और तब उन्होंने अपेक्षा की थी कि शायद अगला प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को ये अवसर दिया और उसके बाद राजीव गांधी ने नेतृत्व किया। और जैसा कि राजनीति में होता है कि जब चूंकि प्रणब मुखर्जी एक बार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का इजहार कर चुके थे, तो इसलिए जो राजीव गांधी के इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने प्रणब मुखर्जी को एक तरह से प्रणब मुखर्जी के बारे में सूचनाएं गलत देनी शुरू कर दी और राजीव गांधी के मन में प्रणब मुखर्जी को लेकर के खास किस्म की दूरी पैदा कर दी। नतीजा ये हुआ कि 1986 में उन्हें राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी, जो बंगाल में बहुत अच्छा तो नहीं प्रदर्शन कर पाई और नतीजा ये हुआ कि जब अगले चुनाव आए तो प्रणब मुखर्जी एक बार फिर राजीव गांधी के साथ खड़े हुए थे। दूसरा अवसर 2004 के चुनाव में था जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार पराजित हुई थी और यूपीए को ये अवसर मिला था कि वो एक नया प्रधानमंत्री चुने, लेकिन और तब ये तय था क्योंकि आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत की अपने तौर पर कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तब आर्थिक नज़रिए से सशक्त बनाने के लिए एक ऐसे वित्तीय विशेषज्ञ की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए लोग उम्मीद करते थे कि शायद प्रणब मुखर्जी को ये अवसर मिलेगा, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व ने चौंकाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवसर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने अपनी पारी को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन लोग आज भी ये बात कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी अगर अवसर मिलता तो शायद कुछ और स्थिति हो सकती थी। प्रणब मुखर्जी का जाना इस मायने में भी खटकता है, इस अवसर पर जाना खटकता है कि हमारे बीच से जब ऐसे पुराने लोग जो राजनीति के जानकार हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश का सफ़र देखा है, देश को बनते हुए देखा है, तो उस जब ये चले जाते हैं हम अगली पीढ़ी के लिए हमारे बीच में वो एक रोशनदान की, हमारे प्रकाश के पुंज की तरह वो होते हैं और जब हम वो हमारे बीच नहीं रहते तो कहीं ना कहीं हमें उनके खालीपन का एहसास होता है। इसलिए प्रणब मुखर्जी का जाना इस वक्त खटक रहा है। प्रणब मुखर्जी की एक बात जो रही कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कभी भी अपने आग्रह और पूर्वाग्रह और दुराग्रह कभी नहीं दिखाए। उन्होंने एक जितना पक्ष को स्थान दिया उतना ही प्रतिपक्ष को। कई अवसरों पर ऐसा भी हुआ कि जब ऐसे लगा कि उनको, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया था, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनी थी जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने ये साबित किया
कि वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं और राष्ट्र के प्रथम पुरुष के रूप में उनके लिए जितना पक्ष जरूरी है उतना ही प्रतिपक्ष भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जाना आज की तारीख में भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी उनको श्रद्धांजलि।